हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नोटबुक आईएएस की आरओ क्रैश कोर्स की क्लासेस में। और आज हम देखने वाले हैं पादप आकारिकी के बारे में। तो पादप आकारिकी के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली है क्या चीज़। आकारिकी दो प्रकार की होती है भाई। कोई भी चीज़ है उसके आकार के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, आकारिकी या मॉर्फोलॉजी कहलाता है। अब क्योंकि सारी चीज़ों को, जो भी जीवित चीज़ है, उनको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक है पादप और दूसरा है जंतु। तो एक हमारा जो प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा पादप आकारिकी और दूसरा प्रकार हो जाएगा जंतु आकारिकी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे पादप आकारिकी के बारे में, प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में। विभिन्न पादप भागों, पादप के क्या क्या भाग हैं, जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के बारे में या आदि के रूपों और उनके गुणों के बारे में अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं, आकारिकी या पादप आकारिकी कहते हैं। अब पहला जो पार्ट है उसकी हम बात करेंगे तो जड़ के बारे में हम पढ़ेंगे। जड़ क्या है? पौधे का अवरोही भाग होता है। अवरोही उस चीज को कहा जाता है, जैसे मान लीजिए ये हो गया बीज, तो बीज में से एक चीज जाएगी नीचे की तरफ और एक चीज जाएगी ऊपर की तरफ। तो नीचे का जो पार्ट है उसको हम अवरोही कहते हैं, जो मूलांकुर से विकसित होता है। ये जो सबसे पहले जो निकलती है चीज, इसको मूलांकुर कहा जाता है। मूल अंकुर, और मूल समझते हैं, अंकुर मतलब पहले अंकुरण हुआ और मूल मतलब मुख्य रूप से प्राथमिक से विकसित होता है। और ये क्या होता है, ये देखिए ये कैसी है, ये नेगेटिव लाइट है या नेगेटिव फोटो इफेक्ट वाली है। जिधर प्रकाश होगा उसके जस्ट अपोजिट बढ़ती है। प्लस ये पॉजिटिव कैसी है, पॉजिटिव ग्रेविटी है ये। तो जिधर ग्रेविटी ज्यादा होगी या जिधर जमीन होगी पृथ्वी के केंद्र की तरफ ये लगातार बढ़ती जाती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जड़ें हमेशा अंदर की तरफ बढ़ती हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ की अगर हम बात करें तो जो मुख्य जड़ होती है, मोटी जड़, उसको हम मूसला जड़ कहते हैं। भाई जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है, जैसे गाजर की हम बात करें तो उसमें से एक इस तरीके से जड़ निकली हुई है, तो ये क्या हो गई, मूसला जड़ होगी। और मान लीजिए हम गेहूं की बात करें तो गेहूं में से क्या होती है, बहुत सारी जड़ें एक साथ निकली होती है, कोई मेन जड़ नहीं होती। तो मूसला जड़ क्या है, ऐसे पौधे में जो मेन जड़ होती है उनको मूसला जड़ कहते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करी जा सकती है? भाई पहचान ऐसे करी जा सकती है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा पौधा है, उसकी अगर मान लीजिए कि अगर किसी एंगल पर इस तरीके से वेन्स, पत्ती में अगर वेन है, जो ये लाइन खिंची हुई होती है, इनको वेन्स कहा जाता है। तो पत्ती की जो वेन्स हैं अगर वो किसी एंगल पर हैं तो उसमें मूसला जड़ होगी, जैसे पीपल हो गया, बरगद हो गया, इन सब में। और अगर मान लीजिए कोई एक ऐसी पत्ती है जिसमें ये वेन्स क्या है, एक दूसरे के कैसी हैं, समांतर टाइप की हो, जैसे कोई भी घास आप उठा लीजिए, गेहूं उठा लीजिए, धान उठा लीजिए, उनमें इस तरह की क्रॉस वाली नहीं होती, बल्कि सीधी सीधी लाइन होती है। बांस हो गया, इन सब में सीधी लाइन होती है, तो उनमें कैसी जड़ें होंगी, अपस्थानिक जड़ें होंगी। तो पत्ती को देख करके भी जड़ के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब हम बात करें तो देखिए, जड़ जो होती है वो प्रकाश से हमेशा क्या होती है, दूर भूमि में वृद्धि करती है। ठीक, अब जड़ क्या होती है, जड़ के मुख्य कामों की बात करें तो भाई जड़ क्या काम करती है। एक तो पौधे को सबसे पहला काम तो क्या है कि पौधे को ये मिट्टी में स्थायित्व प्रदान करती है, उसको खड़ा रखती है। दूसरा काम क्या है भाई, ये क्या करती है, मिट्टी में से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए तने को सौंप देती है। तो ये काम करती है, अवशोषण का काम करती है। तीसरा काम क्या है इसका कि भाई ये क्या करती है कि जो पौधा है उसके लिए ये वायु का, कह सकते हैं एक तरीके से श्वसन का काम करती है। नीचे की तरफ जो पार्ट है उनके लिए श्वसन का भी ये काम करती है। पत्तियां भी श्वसन का काम करती हैं, हम ऑलरेडी पिछली क्लास में इस बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी एक काम वो ये और करती है, ये भोजन संग्रहण का भी काम करती है। जैसे हमने अभी गाजर, मूली इत्यादि एग्जाम्पल लिए, ये सभी के सभी क्या है, या मान लीजिए हमने शकरकंद का एग्जाम्पल लिया, ये सभी के सभी भोजन संग्रहण का काम करने वाली जड़ें होती हैं। तो जड़ भोजन संग्रहण का काम भी करती है। अब जो जड़ें हैं उनका रूपांतरण हो जाता है, मतलब जड़ क्या है, थोड़ी अलग अलग शेप में, जब वो खाने को स्टोर करती हैं तो अलग अलग प्रकार की बन जाती हैं, उनकी शेप अलग अलग हो जाती हैं। तो इसी चीज को रूपांतरण कहा जाता है। तो मूसला जड़ में खास तौर से रूपांतरण हमको देखने को मिलता है शंकु आकार, जैसे कि गाजर में हमको देखने को मिलता है। कभी बार क्या पूछता है कि एग्जाम में इस तरह से सीधे सीधे पूछ लेता है। या कुंभी रूप में, जैसे सलजम हो गया, चुकंदर हो गया। भाई गाजर कैसी होती है, इस तरीके से कन्वर्ट होती है। चुकंदर और ये किस तरीके से होते ये इस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से ये कुंभी रूप हो गया। तुर्क रूप की बात करें तो ये क्या होती है, मूली तुर्क रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जड़ों में रूपांतरण भी होता है। बात करें अगर हम तने की, स्टेम की, तो ये क्या है, पौधे का वो भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। जैसे अभी हमने बात करी थी कि बीज से एक हिस्सा जाएगा नीचे की तरफ और एक हिस्सा बढ़ेगा ऊपर की तरफ। तो ये हिस्सा क्या बनता है,
तना बनता है आगे चल करके, और ये प्रकाश के ऊपर की तरफ ये गति कर रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रकाशानुवर्ती हो गया, और ये जमीन से दूर भाग रहा है, इसका मतलब ये गुरुत्वाप्रतिकर्षी हो गया। तो गुरुत्व के प्रतिकर्षी है और प्रकाश के अनुरूप है। ये प्रांकुर से विकसित होता है। तो नीचे वाला जो पार्ट था उसको हमने कहा था मूलांकुर, और ऊपर वाला ये जो पार्ट है बाद में जो तना बन जाएगा इसको हम कहते हैं प्रांकुर। जब पौधा बढ़ना स्टार्ट होता है, ये तब की बात हो रही है। और यह पौधे का क्या बनाता है, प्ररोह तंत्र बनाता है, मतलब जो उसके भोजन को ऊपर ले जाएगा, या मान लीजिए जल और लवण को ऊपर ले जाएगा वो, और फ्लोएम जिसको कहा जाता है, और जो नीचे लाएगा वो, जिसको जाइलम कहा जाता है। तो ये जाइलम और फ्लोएम को बनाता है, इसी को क्या कहते हैं, प्ररोह तंत्र कहते हैं। या ये डाटा को या भोजन को, पौधे के भोजन को एक अंग से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का काम करता है। अब तने में भी रूपांतरण हो जाता है। अब तने का देखिए, एक तो काम ये हो गया कि ये क्या करता है, ट्रांसमिशन का काम करता है। दूसरा, ये पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है। ये क्या है, उसके जो फूल पत्ती वगैरह जो कुछ भी है पौधे का, उसको एक जगह पे साधे रखता है। पौधे को आकार प्रदान करता है, कठोरता प्रदान करता है, जिससे पौधा क्या रहता है, बचा रहता है जीव जंतुओं से। तो इस तरीके से इसके काम होते हैं। बहुत सारे पौधे क्या करते हैं भाई, बहुत सारे पौधों में तना भोजन संग्रहण का भी काम करता है। जैसे हम आलू का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि या फिर हम प्याज का एग्जांपल ले सकते हैं, केसर में भी ट्यूबर्स पाए जाते हैं, उनका भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें हैं जो क्या होती हैं, भोजन संग्रहण का काम करती हैं। अब इनमें रूपांतरण हो जाता है तने में, जैसे जैसे खाना आएगा तो उसमें अलग अलग टाइप का रूपांतरण हो जाएगा। जैसे कंद है तो कंद के रूप में, जैसे आलू है। घनकंद है तो बंडा हो गया, केसर हो गया, ये घनकंद के रूप में है। सल्क कंद है तो प्याज है उसके रूप में। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। तो रूपांतरण भी इसमें पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे पत्ती के बारे में, लीफ के बारे में। तो पत्ती क्या है, यह हरे रंग की होती है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। और इसका प्रकंद, हल्दी, अदरक जो इसका मुख्य कार्य है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा पत्ती का क्या काम होता है भाई, एक तो भोजन निर्माण हो गया, दूसरा भोजन का संग्रहण भी करने का काम पत्ती करती है। जैसे पत्ती का जो आप देखेंगे, जैसे हम एलोवेरा का एग्जांपल लें तो उसकी पत्ती क्या करती है, भोजन संग्रहण का भी काम करती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे पुष्प की। तो पुष्प क्या है, ये पौधे का जनन अंग है। पुष्प में बाह्य दलपुंज, कैलिक्स जिसको कहते हैं, दलपुंज। जैसे मान लीजिए हम एक फूल की बात करें तो सपोज दैट एक इस तरीके से फूल होगा और इसमें इस तरीके से फिर आगे बहुत सारी पत्तियां लगी होंगी। तो ये जो हरा हरा वाला पार्ट है ये क्या है, बाह्य दलपुंज है। और बाकी जो इसकी पत्तियां हैं, रंगीन पत्तियां, वो क्या है, दलपुंज है, जिनको कोरोला कहा जाता है। इसमें से कुछ पार्ट निकले रहते हैं जिनको हम कहते हैं पुमंग, और कुछ पार्ट निकले रहते हैं जिनको हम कहते हैं जयांग। इस तरीके से पाए जाते हैं। टोटल 4 पार्ट पाए जाते हैं। इन 4 पार्टों के आधार पर पौधे के फूल के प्रकारों का डिसीजन किया जाता है कि अगर मान लीजिए किसी पौधे में चारों के चारों पार्ट मतलब बाह्य दलपुंज भी उपस्थित हो, दलपुंज भी उपस्थित हो, पुमंग भी उपस्थित हो और जयांग भी अगर उपस्थित है, तो ऐसे पुष्प को पूर्ण पुष्प कहा जाता है। और क्योंकि जो पुमंग है वो पुरुष मान लीजिए आप उसको, जयांग को आप स्त्री मान लीजिए, तो पुरुष और स्त्री अगर एक ही में उपलब्ध होते हैं, या पुरुष जन्नांग स्त्री जन्नांग एक ही में उपस्थित होते हैं, तो इसको द्विलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। जैसे कि हम गेहूं के पुष्प की बात कर सकते हैं, द्विलिंगी पुष्प है। जैसे आम के पुष्प की बात कर सकते हैं, द्विलिंगी पुष्प है। या अब जो दूसरा प्रकार का है वो अपूर्ण पुष्प होता है, या एकलिंगी पुष्प भी उसको कहा जाता है। ऐसे पुष्प जिसमें इनमें से कोई 3 भाग पाए जाते हैं, मतलब ये तो पाए जाएंगे, बाह्य दल पाया जाएगा और दल पाया जाएगा, लेकिन पुमंग में से या फिर जयांग में से कोई एक पार्ट उपस्थित होता है, मतलब उसमें 3 पार्ट उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे पुष्पों को एकलिंगी पुष्प कहा जाता है। जैसे पपीते का, पपीते में तो क्या होता है, पौधा भी अलग अलग होता है। जो नर पौधा होगा वो एकदम अलग होगा और मादा पौधा होगा वो अलग होगा। कोकुम्बर का एग्जांपल ले सकते हैं, तोरई का एग्जांपल ले सकते हैं, लौकी का एग्जांपल ले सकते हैं। एक ही बेल पर 2 तरह के फूल खिलते हैं। एक नर फूल होता है जिससे तोरई या लौकी नहीं बनती है, एक मादा पुष्प होता है जिससे फल का विकास होता है। तो इस तरीके से पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प 2 प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। अब भैया इसका जो पुमंग है ये क्या है, पुमंग में एक या एक से अधिक पुंकेसर होते हैं, और पुंकेसर का काम क्या है, ये परागण को ये प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, पोलन ग्रेन्स को प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। जयांग क्या है, इनमें अंडप होते हैं। पोलन ग्रेन्स मतलब आप समझ लीजिए जैसे स्पर्म होता है, ये उस तरह से स्पर्म की तरह काम करते हैं। और जयांग में अंडज अंडप होता है। अंडप के 3 पार्ट होते हैं, एक तो अंडाशय होता है, ओवरी, एक वर्तिका होती है और एक वर्तिकाग्र होता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फूल का जो अंदर का पार्ट है वो कुछ इस तरीके से होता है। ऊपर एक इस तरह का पार्ट होगा, उसके अलावा एक ये लंबा
ये पार्ट होगा, इसके अलावा एक ये गोल टाइप का पार्ट होगा जिसमें ये इस तरीके से। तो जो ऊपर का पार्ट है इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, बीच वाले पार्ट को वर्तिका कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय में ये बीज टाइप की संरचना होती है, इनको बीजांड कहते हैं। तो इस तरीके से एक पूरी संरचना रहती है। वर्तिकाग्र पर कोई भी कीट पतंगा आकर के इनको पराग कणों को छोड़ करके जाता है, जिसकी वजह से परागण होता है। आगे हम इसी में बात करेंगे। देखिए परागण है क्या, पॉलिनेशन क्या है। तो पराग कोश के से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना और उनकी क्रिया करना, मतलब जो नया एक बीज बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण हो सकता है दो प्रकार का, या तो स्वपरागण हो जाए, मतलब पौधे से परागण उड़े एक फूल से और दूसरे फूल पर पहुंच जाए, खुद से हो जाए, तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। या कई बार क्या होता है कि खुद से नहीं हो पाता, तो उस टाइम पे दूसरा या पर परागण की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारे कीट पतंगे, खासतौर से मधुमक्खियां होती हैं, एक फूल पर जाके बैठती हैं तो उनके पैरों पर, उनके पेट पर बहुत सारे रोए होते हैं जिनसे परागण चिपक जाते हैं। उन परागकणों को फिर जब वो दूसरे पुष्प पर जाके बैठती हैं तो वहां की वर्तिकाग्र पर छोड़ देती हैं, और इस तरीके से जो परागकण होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर परागण होता है। तो पर परागण में कोई कीट पतंगे हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, इंसान खुद से कर सकता है आर्टिफिशियल, जैसे बहुत सारे पौधों को आपस में घिस करके भी ये किया जाता है। या मान लीजिए पानी कई बार कर देता है, कई बार हवा इस काम को कर देती है, कई बार धूल के कण कर देते हैं। तो इस तरीके से पॉलिनेशन की तमाम सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। अब हम देखेंगे कि परागकण पहुंच गया वर्तिकाग्र पर, या कहिए अंडाशय में अंदर पहुंच गया, तो वहां पे क्या प्रक्रिया होती है। तो वहां पे जो प्रक्रिया होती है उसको निषेचन या फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब ये होता क्या है, जो बीजांड में जो पहुंच गया था, प्रवेश करके बीजांडाशय को भेद देती है और भ्रूण कोष तक पहुंच जाती है और पराग कणों को वहां छोड़ देती है। इसके बाद एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से संयोजन करता है, इसे निषेचन कहा जाता है। मतलब जो मेल पार्ट से जो चीज आई थी वो फीमेल पार्ट से मिल करके एक जायगोट टाइप का बना लेती है, या एक कह सकते हैं कि बीज का प्रारूप बना देती है। इसी को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। और निषेचित अंड को क्या कहा जाता है, जायगोट या युग्मनज कहते हैं। ठीक, और यही आगे चल के क्या हो जाएगा, डेवलप होकर के बीज वगैरह बन जाएगा या फल बन जाएगा। अब जो आवृत बीजी हैं, मतलब जिनका बीज कवर रहता है, जैसे आम है उसके ऊपर आप देखेंगे गूदा होता है, पूरा फल होता है, तो इस तरह के जो बीज हैं उनमें निषेचन ट्रिक संलयन के द्वारा होता है। और जो अन्य वर्ग के जितने भी पौधे हैं उनमें डबल फ्यूजन होता है, दो संलयन होता है, मतलब 2 ही बार संलयन होता है। और कुछ ऐसे फल भी हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है, मतलब प्रॉपर मेल फीमेल मिलकर के फल नहीं बनता है। हम देख रहे हैं नॉर्मल प्रक्रिया में, तो नॉर्मल प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि मेल के साथ जब फीमेल मिल रहा है तब एक फल का निर्माण हो रहा है, तब एक निषेचन हो रहा है। कुछ ऐसे भी फल हैं जिनमें निषेचन नहीं होता है लेकिन फिर भी फल बन जाता है, ऐसे फलों को अनिषेक फल भी कहते हैं। अब इनमें अगर मान लीजिए बिना निषेचन के ही अंडाशय से अगर फल बन जाता है, तो इस प्रकार के जो फल होते हैं उनको अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रकार के फल के उदाहरण जैसे हम देखेंगे, केला है, पपीता है, नारंगी है। पपीता हर कंडीशन में नहीं, कुछ कंडीशन में। नारंगी है, अंगूर है, अनन्नास है कुछ कंडीशंस में, लेकिन केला खास तौर से आप इसमें एग्जांपल याद रखेंगे। इनमें क्या रहेगा कि ये इस तरह के जो भी फल बनाए जाएंगे उनमें बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि बीज बनने के लिए क्या जरूरी है, बीज बनने के लिए निषेचन होना जरूरी है। इनमें निषेचन हुआ ही नहीं था, इसलिए इनमें कोई बीज नहीं बनता है। अब हम देखेंगे फलों के प्रकारों के बारे में। तो भैया फल के जो फल निर्माण हुआ, तो फल का निर्माण अंडाशय से होता है। नॉर्मली जो भी हम फल खा रहे हैं वो सामान्य तौर पर अंडाशय से निर्मित होते हैं। संपूर्ण फलों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है सरल फल, जैसे कि अमरूद है, केला है, ये सारे। एक है पुंज फल, मिक्स रहते हैं ये, जैसे स्ट्रॉबेरी है, रसभरी है, पूरा का पूरा एक रहेगा। और एक है संग्रंथित फल। अब इनमें क्या रहेगा, कई सारे फल होते हैं जो एक पूरा एक झुंड बना करके रहते हैं, जैसे कटहल हो गया, सहतूत हो गया, इस तरह के जो फल हैं। अब कुछ फलों के निर्माण में, अब देखिए फल अब यहाँ पे 2 तरह के डिवाइड हो सकते हैं, एक तो रियल हो जाएंगे, एक फॉल्स हो जाएंगे। कैसे? कुछ फलों के निर्माण में बाह्य दलपुंज या पुष्पासन आदि भाग लेते हैं। जो जिन जिन फलों में अंडाशय भाग लेता है, अंडाशय से अगर फल के ऊपर के छिलके या कहिए उसके गूद का निर्माण होता है तो उस फल को हम वास्तविक फल कहते हैं। और अगर अंडाशय के अलावा चाहे बाह्य दलपुंज भाग ले, पुष्पासन भाग ले, कोई भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वैसे फल को हम असत्य फल या फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। ऐसे फलों को क्या कहते हैं, हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब है, कटहल है, ये सभी असत्य फल हैं। या मान लीजिए नाशपाती है, ये सभी क्या है,
असत्य फल के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखेंगे। अब कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं उनके कि किस फल का आप कौन सा पार्ट खाते हैं। तो कुछ फल हैं उनके खाने योग्य भागों के बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे सेब के बारे में बात करें तो इसका पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती की बात करें तो इसका भी पुष्पासन खाया जाता है। ये दोनों ही कैसे हैं? असत्य फल हैं, मतलब इनका विकास अंडाशय से नहीं हुआ है। आम की हम बात करें तो इसकी मध्य फल भित्ति खाई जाती है, अंदर का जो बीज होता है, गुठली होती है, वो भी छोड़ दी जाती है और ऊपर का जो छिलका है उसको भी छोड़ दिया जाता है। बीच में जो मैटर होता है उसको खाया जाता है। अमरूद की बात करें, अंगूर की बात करें तो पूरी की पूरी फल भित्ति को खा लिया जाता है। बीजांडासन, या आप कह सकते हैं कि बीजांडासन, बीज समेत इनको खा लिया जाता है। अमरूद में ऐसा थोड़ी ना कि बीज निकाल के अलग फेंक देते हो। पपीते की बात करें तो पपीते का भी आम जैसा ही हाल है। पपीते का ऊपर से छिलका फेंक दिया जाता है, अंदर से बीज फेंक दिए जाते हैं। जो मध्य में जो बचता है, मध्य फल भित्ति, सिर्फ उसको खाया जाता है। नारियल की बात करें तो भ्रूण पोष को खाया जाता है, मतलब जिस चीज से नारियल का जो अंदर वाला पार्ट जो हम खाते हैं, एक्चुअली वो क्या होता है? उसका दाना होता है। बाहर का कवर हम फेंक देते हैं, उसका जो गूदा जिसको हम कह रहे हैं वो तो रेसे के रूप में इसमें गूदा होता है, तो उसको भी हम फेंक देते हैं। या मान लीजिए उसको गूदा तो नहीं कह सकते, रेसे टाइप की रहते हैं, उनको भी हम फेंक देते हैं। अंदर का जो दाना होता है उसको हम खाते हैं, और अंदर के दाने को हम क्या कहते हैं? भ्रूण पोष कहते हैं। टमाटर में भी क्या होता है? फल भित्ति खाई जाती है, लेकिन इसमें देखिए मध्य फल भित्ति नहीं लिखा है, क्योंकि छिलके समेत खाया जाता है और बीजों समेत भी खाया जाता है, इसलिए बीजांडासन को भी इसमें खा लिया जाता है। केले की बात करें तो मध्य एवं अंतः फल भित्ति को खाया जाता है। भाई छिलका तो इसका भी फेंक दिया जाता है। छिलका क्या हो गया? बाह्य फल भित्ति हो गई। गेहूं में क्या खाया जाता है? भ्रूण पोष और भ्रूण को खाया जाता है। भ्रूण मतलब समझ गए, जो भी दाना होता है, जैसे जितने भी सूखी चीज हैं उनके दाने की अगर हम बात करें तो दाना क्या होता है? भ्रूण होता है। भ्रूण वो चीज है जिसको अगर हम पानी में डाल दें, मिट्टी में डाल दें और प्रॉपर उसको कंडीशन प्रोवाइड कर दें तो उससे आगे चल के एक पौधे का जन्म हो जाएगा। उस चीज को हम भ्रूण कहते हैं। आम की गुठली को अगर हम खोल दें तो उसके अंदर जो चीज निकलेगी वो भ्रूण है। आम में तो वो नहीं खाते, लेकिन गेहूं में तो वही खाया जाता है। काजू की बात करें तो काजू में क्या होता है? पुष्प व्रंत खाया जाता है और बीज पत्र खाया जाता है। काजू में पुष्प व्रंत क्यों कह रहा है भाई? काजू का फल बनता है इस तरीके से और इस पे काजू लगा रहता है यहाँ नीचे, ये वाला पार्ट खाया जाता है। तो पुष्प व्रंत ये नीचे वाला पार्ट खाया जाता है। जैसे आप देखेंगे अमरूद में इस तरह का जो पार्ट होता है वो उतना विकसित नहीं होता तो उसको फेंक दिया जाता है। अमरूद में ये खाया जाता है, काजू में ये नहीं खाया जाता। इससे बनती है फैनी नाम की एक शराब, जो गोवा के लिए गोवा में बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस तरीके से हम इसमें आगे देखेंगे। भाई देखिए, अब लीची का क्या है? लीची का एरिल खाया जाता है, बीज के और छिलके के बीच का पार्ट है। चना हो गया, मूंगफली हो गया, इनमें भी बीज पत्र और भ्रूण को खाते हैं, उसका भी तो दाना ही खाते हैं। कटहल की बात करें तो परिदल पुंज को खाया जाता है और बीज को खाया जाता है। अनन्नास की बात करें तो परिदल पुंज को खाया जाता है, दोनों एक ही जैसे फल हैं लगभग। नारंगी की बात करें तो जूसी हेयर को खाया जाता है। इस तरीके से हम इसमें देखा कि किस पुष्प के किस किस चीज को खाया जाता है। तो आज के लिए यही इस चीज को विराम देते हैं। और अगर मान लीजिए आप आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी, यूकेपीएससी से संबंधित और भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इन कोर्सों से संबंधित या अन्य कोई समस्या आती है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे इन दिए हुए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आज की बात को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।